चलिए आगे चलते हैं। तो हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी देख रहे थे, तो इस थ्योरी में हम क्या देखा, हमने देख लिया था कि कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर किस तरीके से होते हैं। कुछ और केस देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो H2SO4 है आपका, H2SO4 किस तरीके से बिहेव कर रहा है। H2SO4 आपका जो है वो एसिड के तरीके से आपका यहाँ पर बिहेव कर रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, H+ ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्या बन गया आपका HSO4-। अब जो HSO4- ये क्या होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, इसका एसिड होगा। इसके साथ साथ लेकिन आपका HSO4- क्या है, उसके अंदर अभी एक H+ और है, उसको भी डोनेट कर सकता है, तो वो एक एसिड के तरीके से भी काम कर सकता है। और उसका कंजुगेटेड बेस क्या होगा, ये उसका कंजुगेटेड बेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो HSO4 आपका एसिड के तरीके से भी काम कर सकता है, बेस के तरीके से भी काम कर सकता है। H2SO4 आपका यहाँ पर एसिड है लेकिन यदि कोई H2SO4 से स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा तो H2SO4 उससे H+ गेन करने लगेगा, और ऐसी कंडीशन में H2SO4 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल दोनों आप याद रख लीजिएगा। आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद हम एक अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो ये है, ये हमारे पास एक एसिड था, ठीक है, और इसकी हमने किसके साथ रिएक्शन कराई है, वाटर के साथ रिएक्शन कराई है। और वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये कन्वर्ट हो गया हमारा H3O प्लस Cl माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एसिड था, और ये हमारा क्या था, बेस था। तो ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हमारा एसिड में कन्वर्ट, और ये हो गया हमारा बेस में कन्वर्ट। पहली चीज। अच्छा, जब भी कोई रिएक्शन मूव करती है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई रिएक्शन मूव करती है तो उसमें जो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है वो इसलिए मूव करता है क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। उसमें जो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं वाटर, ठीक है, और HCl की। HCl और वाटर में यदि हम देखें तो HCl रिएक्टिव है। रिएक्टिव का होने का मतलब होता है, या हम कह दें कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग, या इसी को हम कह सकते हैं ये क्या है, रिएक्टिव है। देखिए, स्ट्रॉन्ग होना और रिएक्टिव होना ये दोनों एक ही टर्म है केमिस्ट्री में। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर मजबूत नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है मतलब बहुत मजबूत है, जल्दी टूटेगा नहीं, नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब है रिएक्टिव, और रिएक्टिव का मतलब है अनस्टेबल। ठीक है, तो ये तीन टर्म को आप एक साथ याद रखिए कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं मतलब वो रिएक्टिव है, और मतलब वो अनस्टेबल है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रॉन्ग है वो अपने आप को रिएक्टिव फॉर्म से अनरिएक्टिव फॉर्म में, या अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो HCl रिएक्टिव होने का मतलब है HCl अनस्टेबल है। वाटर के नेचर को हम यहाँ अभी फिलहाल कुछ ना लेके चले। नॉर्मली हम कहते हैं कि वाटर स्टेबल है। देखिए, वाटर क्या है, स्टेबल है। अब वाटर स्टेबल है तो वाटर क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, क्योंकि जो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे आगे एक दूसरी स्थिति को आपको पहले एक्सप्लेन करना है, देन मैं उसके बाद इसको लिखूंगा। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन को चलाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है वो HCl से मिल रहा है। ठीक, होता क्या है कि जितने भी अनस्टेबल सब्सटेंस हैं वो अपने आप को स्टेबल की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उसी डायरेक्शन में रिएक्शन को क्या कराते हैं, प्रोसीड भी कराते हैं। ठीक है, तो ये HCl है, यहाँ आपका वाटर है। अब यहाँ से आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। तो उससे बनने वाला जो बेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग की जगह वीक, अनरिएक्टिव, और कैसा बनेगा, स्टेबल। कोई भी रिएक्शन में
जो ऐसी एलिमेंट जो उस रिएक्शन को ऐसा कंपाउंड जो उस रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, वो रिएक्शन को इस डायरेक्शन में लेना चाहता है कि वो अपने अनस्टेबल नेचर को स्टेबल में कन्वर्ट कर सके या रिएक्टिव नेचर को नॉन रिएक्टिव नेचर में कन्वर्ट कर सके। तो फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर H2O तो कैसा था, स्टेबल था, तो वो क्यों रिएक्शन में अनस्टेबल की तरफ मूव कर गया। देखिए होता क्या है कि H2O बदलना नहीं चाह रहा था अपने आप को, क्योंकि वो वीक नेचर में था, बट उसको जबरदस्ती बदल दिया गया किसके थ्रू, HCl के थ्रू। उसको जबरदस्ती बदल दिया गया HCl के थ्रू। होता क्या है कि किसी रिएक्शन के होने में एक सब्सटेंस उसका ड्राइविंग फोर्स देता है, कई बार दोनों सब्सटेंस भी देते हैं, कई बार एक सब्सटेंस भी देता है। मान लीजिए एक स्टेबल है दूसरा अनस्टेबल है, तो जो पहला वाला है जो स्टेबल है, यदि उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि दूसरे वाला उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन दूसरे वाले के अंदर इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है कि वो उसकी स्टेबिलिटी पे भी भारी पड़ेगा, तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन को आगे बढ़ा देता है। ठीक वही केस यहाँ हो रहा है कि HCl जो है उसके अंदर रिएक्शन को करने की इतनी ज्यादा पावर है कि वो H2O से रिएक्ट कर जाता है, और H2O यहाँ ना चाहते हुए भी H+ को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस आपके अनस्टेबल है वो प्रोडक्ट के तौर पे स्टेबल हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा सब्सटेंस क्या हो रहा है, नॉन रिएक्टिव से नॉन रिएक्टिव की तरफ, या अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ, या स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब इसको लेके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो पूछते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है, F-, Cl-, Br- और I- का। इन चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है कि बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। अब इसको याद रखने के लिए हम क्या याद रख लें, ये क्या है, बेसिकली ये बेस हैं काय के, इनके कंजुगेटेड एसिड के। यदि हम इनके एसिड बनाएंगे तो क्या बनेंगे, HF, HCl, HBr और HI। जैसा कि हम जानते हैं कि HI जो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वही सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बाद में जाकर के स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दूसरा, यदि हम इसका लॉजिकली आंसर देना चाहें तो लॉजिकली आंसर ये हो जाता है इसका कि जो I- है उसकी साइज, ये F- है और ये I- है, दोनों के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, I के ऊपर नेगेटिव चार्ज का होना और F के ऊपर नेगेटिव चार्ज का होना, मतलब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है, क्योंकि चार्ज क्या है, एक ही है, बट I का साइज बड़ा है, F का साइज छोटा है। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जब किसी भी आयनिक स्पीसीज के ऊपर आयनिक चार्ज जितना कम हो जाता है, जब किसी भी आयनिक स्पीसीज के ऊपर आयनिक चार्ज जितना कम हो जाता है, चार्ज डेंसिटी जितनी कम हो जाती है, वो स्पीसीज उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा, यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज पूरे में नहीं फैल पाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे, यहाँ पर जो आयोडीन है, जो आयोडाइड आयन है, उसका साइज क्या है, बड़ा है, और जो फ्लोराइड आयन है उसका साइज क्या है, छोटा है, लेकिन दोनों पर माइनस चार्ज क्या है, 1 ही है। ऐसी कंडीशन में पर यूनिट एरिया इस पे चार्ज क्या होगा, ज्यादा आएगा, और पर यूनिट एरिया इस पे चार्ज क्या आएगा, कम आएगा। कोई भी आयनिक स्पीसीज जितना ज्यादा चार्ज दिखाती है उतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है, और कोई भी आयनिक स्पीसीज जितना कम चार्ज दिखाएगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, पूरे एरिया में स्कैटर्ड हो जाएगा,
इसलिए ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज पूरे एरिया में बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होगा, पर यूनिट एरिया उसका चार्ज इसके रेशियो में कुछ ना कुछ निकल के आएगा, इसलिए क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो ये दूसरे तरीके का लॉजिक हो गया, और पहले तरीके का मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव था, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। यहाँ पर कई बार बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर H2O आखिर क्यों कन्वर्ट हो गया। देखिए जैसे मैंने कहा, या मान लीजिए SO4 डबल माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये रिएक्शन क्यों प्रोसीड हो गई। जब वो यहाँ पर वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर बेसिकली यहाँ कैसा होता है, वीक होता है, और यहाँ पर जाकर कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ वीक क्या होता है, बेस होता है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। तो अब बच्चे पूछते हैं कि सर H2SO4 तो चलिए स्ट्रॉन्ग था तो वीक हो गया, बट वाटर हमारा क्या था, वाटर तो हमारा यहाँ वीक था और अब वो क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो एक क्या हो गया, स्टेबल था तो अनस्टेबल हो गया, और दूसरा क्या था, अनस्टेबल था तो स्टेबल हो गया। तो फिर ये रिएक्शन मूव क्यों करी, ये रिएक्शन डिपेंड करती है किसी एक कंपाउंड के स्ट्रेंथ पर। ठीक है, यदि ये वाला कंपाउंड इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इसके वीक होने के बावजूद भी ये रिएक्शन कर सकता है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन अक्सर पाई जाती है। अच्छा, एक दूसरी रिएक्शन की यदि मैं बात करूं और देख लीजिए, H2SO4 प्लस HCl इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका हो जाएगा, सॉरी, H2SO4 प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये भी आपका स्ट्रॉन्ग था, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग था, ये भी स्ट्रॉन्ग था, अब ये क्या बन गया, ये भी आपका वीक बन गया और ये भी आपका वीक बन गया। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन क्या होगी, इस तरीके की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग थे और दोनों वीक में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके के केसेस भी आपको करने पड़ सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली अर्हेनियस की थ्योरी पर। अब अर्हेनियस की थ्योरी के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्या एडवांटेजेस थे अर्हेनियस की थ्योरी के, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो एडवांटेज जो था वो ये था कि अर्हेनियस की थ्योरी केवल एक्वस मीडियम तक के लिए नहीं काम करती थी। अर्हेनियस की थ्योरी के थ्रू आप क्या कर सकते थे, नॉन एक्वस मीडियम में भी एसिड बेस रिएक्शन की स्टडी कर सकते थे। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी अर्हेनियस की थ्योरी, सॉरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी। ठीक है, जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी थी वो नॉन एक्वस के लिए भी काम कर सकती थी, जबकि अर्हेनियस की थ्योरी केवल एक्वस के लिए काम कर रही थी। ये सबसे पहला उसका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का क्या था, प्रॉफिट था। इसके बाद दूसरा जो था, बेस होने के लिए OH माइनस का होना आवश्यक नहीं था। तीसरी चीज क्या थी, वाटर जो था वो दोनों तरीके से बिहेवियर, वाटर के बिहेवियर को दोनों तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। चलिए, तो ये तो हमारे हो गए। अब लिमिटेशन की बात करते हैं। अभी भी आपकी जो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की थ्योरी थी वो कई सारे पॉइंट्स पर अभी भी कमजोर थी। जैसे NH3 जो था वो बेसिक बिहेवियर दिखाता था, तो वो क्यों दिखाता था, ठीक है, एक पॉइंट थी। या कई ऐसे सब्सटेंस थे जिनके अंदर H+ था ही नहीं, ठीक है, फिर भी वो एसिडिक नेचर दिखाते थे। या ऐसे सब्सटेंस अभी भी थे जिनके अंदर H+ थे, फिर भी वो बेसिक नेचर दिखाते थे। तो इस तरीके की कुछ लिमिटेशंस थी जिनको पता लगाने के लिए आगे की हम अगली थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं जरा हमारी नेक्स्ट थ्योरी पर, जिसे हम कहते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी।
लुईस एसिड बेस थ्योरी। देखिए लुईस एसिड बेस थ्योरी है क्या, तो अब इसके हिसाब से भी हम एसिड और बेस इसकी बात कर लेते हैं। तो एसिड कौन से सब्सटेंस होंगे, ठीक है। अब ये जो थ्योरी थी, पहली थ्योरी H+ और OH पे बेस्ड थी, दूसरी थ्योरी केवल H+ के डोनेट और एक्सेप्ट करने पर बेस्ड थी। ये जो थ्योरी थी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर पर बेस्ड थी, ठीक है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते थे वो क्या कहलाते थे, बेस कहलाते थे, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे वो क्या कहलाते थे, एसिड कहलाते थे, ठीक है। तो ये एसिड बेस थ्योरी थी जिसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एसिड, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है आपका बेस। इस थ्योरी को समझाने के लिए जो कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है हम उसकी बात करते हैं। NH3 और BF3 ये आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं H3N, एक डेटो बॉन्ड के थ्रू BF3, ये एक कंपाउंड बनता है। और इसी कंपाउंड को समझाने के लिए सबसे पहले लुईस ने एसिड बेस थ्योरी का यूज किया था, लुईस एसिड बेस थ्योरी का यूज किया था। यहाँ पर ये जो है ये एज अ बेस काम कर रहा है और ये जो है एज अ एसिड काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम ये लुईस की एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से किस तरीके से एसिड बेस है और बाकी अदर सब्सटेंस भी कैसे एसिड बेस के तरीके से काम करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अर्हेनियस की थ्योरी से ज्यादा जनरल थ्योरी आपकी जो है वो है आपकी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी से भी ज्यादा जनरल थ्योरी आपकी जो है वो है आपकी लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। तो ये ज्यादा जनरल थ्योरी है और ज्यादा अप्रूव्ड थ्योरी है। चलिए हम जरा इस एग्जाम्पल को समझते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं उसके 5। इन 5 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन आकर के क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और ये बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो जाता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों एलिमेंट्स का बराबर का राइट है। नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद भी नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में ऐसा बचता है जिसने अभी भी कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया है। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह देते हैं, इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और इनको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या, लोन पेयर, ये वाला लोन होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जरा हम BF3 की बात करते हैं। ये बोरॉन है, बोरॉन का नंबर कितना होता है, 5 होता है। आउटर शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्लोरीन यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यहाँ पर एक, ये यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। इस तरीके से फ्लोरीन भी क्या करता है, बोरॉन के साथ कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। बट ये जो बोरॉन है, बोरॉन के पास अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की कंडीशन में ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिच तो नहीं कह सकते,
बट फिर भी इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड या अनबॉन्डेड कंडीशन में है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ऐसी स्थिति में इस बोरॉन के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये नाइट्रोजन एक डेटिव बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का मतलब होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में उतारे जाते हैं, और शेयरिंग में उतारने के लिए बोरॉन की तरफ से कोई भी इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेता है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही अपनी तरीके से शेयरिंग में रखता है। तो यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर क्या कर रहा है? ये डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये डोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एसिड बेस थ्योरी काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड बेस थ्योरी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी का क्या है? इसे हम कहते हैं लुईस एसिड बेस एडिक्ट पेयर, या इसे हम कहते हैं लुईस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ओके, बात समझ में आई आपकी? तो इसको आप नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, और कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? कॉल मत करिए। चलिए, तो क्लियर हुआ। अब हम कोई एक दूसरा केस और समझते हैं। देखो, नॉर्मल तरीके से यदि हम देखें कि ये हमारा CO2 था, ठीक है, और ये हमारा H2O था, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन होता है और ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन जो होता है ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट क्यों हो जाता है? वैसे तो इसका ऑक्टेट पूरा है, बट इसके जो ऑक्सीजन कॉर्नर पे जुड़े हुए रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण इस कार्बन पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन एक डेटिव बॉन्ड के थ्रू सबसे पहले इसको क्या करता है? लोन पेयर यहां से डोनेट करने की कोशिश करता है, और इस प्रक्रिया के थ्रू यहाँ पर क्या होता है? कुछ सिस्टम बनता है। इसको इस तरीके से ना लें, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको नेक्स्ट अगले केस में समझेंगे। इसको पहले हम सीधा का सीधा लुईस एसिड का कोई सीधा एग्जाम्पल ही उठा लें तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि हम ले लें NH3 प्लस H+। NH3 के पास क्या है? लोन पेयर है। वो लोन पेयर किसको डोनेट करता है? इसको डोनेट करता है। तो आप क्या कर बन जाता है? NH4 पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था आपका? लुईस क्या है? ये बेस है, और ये क्या है आपका? लुईस एसिड है। और जो NH4 प्लस बन गया, NH4 प्लस क्या है? अब NH4 प्लस जो है उसको यदि हम देखें ध्यान से तो ये क्या कर रहा है? एक ऐसा एसिड अब बिहेव कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस रिएक्शन होने के पहले, या कई बार अर्हेनियस का एसिड रिएक्शन शो होने के पहले जो एक और रिएक्शन होती है वो होती है लुईस एसिड बेस रिएक्शन, जो मॉलिक्यूल के बीच में पहले अंदर हो रही होती है। मतलब लुईस एसिड बेस रिएक्शन के होने से जो रिजल्ट निकल कर आते हैं उनके बाद ही, लुईस एसिड बेस रिएक्शन के होने के बाद ही आपके ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस या फिर अर्हेनियस एसिड बेस तैयार होता है, ठीक है। मेरा ये कहने का यहाँ पर मतलब है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ लुईस एसिड बेस, ठीक है। वैसे तो इससे बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें आपसे पूछी नहीं जाती हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर एक बार टाइप देख लेते हैं लुईस एसिड। बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बट कुछ
केस जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम कहेंगे ऑल पॉजिटिव मेटल आयन, जितने भी पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं इसके अलावा, जैसे आपका H प्लस है, ठीक है, जैसे अब आपका Cu प्लस है, Cu डबल प्लस है, Cu प्लस है, ठीक है। तो इस तरीके के ऑल पॉजिटिव मेटल आयन हाइड्रोजन कैसे काम कर सकते हैं, लुईस एसिड के जैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को, हाँ, लेकिन कई बार एक चीज और ध्यान रखी जाती है कि यदि ऑक्टेट पूरा है और उसके पास किसी भी तरीके का कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो लुईस एसिड के जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई कि जो मेटल कैटायंस होते हैं, मेटल कैटायन लुईस एसिड के तरीके से काम करते हैं। दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब वो क्या होंगे, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होंगी, लुईस एसिड के तरीके से काम करेंगी। तीसरा मैं बात करूं तो यहां पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये लुईस एसिड के जैसे काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसी एलिमेंट, अब ध्यान से सुनिए, ऐसे कंपाउंड जिनके बनने में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली एलिमेंट यूज हुई हो और मल्टीपल बॉन्ड हो। क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो। क्यों? जैसे मान लीजिए कार्बन है, 2 बॉन्ड इस तरफ है, 2 बॉन्ड इस तरफ है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच गई, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच गई, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसी कंडीशन में कार्बन क्या काम कर सकता है, एज अ लुईस एसिड काम कर सकता है। चौथा जो केस है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर, ऐसे कंपाउंड या आयंस जिनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी आपका लुईस एसिड के जैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये केस आप बेटर है कि आप नेक्स्ट क्लासेस में 11th वगैरह में पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक। लुईस एसिड की बात, यदि हम लुईस बेस की बात करें, टाइप ऑफ लुईस बेस, ठीक है, तो लुईस बेस की बात कर लेते हैं। देखिए, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एलिमेंट के अंदर लोन पेयर हो, जैसे मैंने कहा HOH, ये लोन पेयर आपको दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कोई और दूसरा सब्सटेंस जिसमें सीधी बात है, जिसमें हमारा एक एलिमेंट जो है वो लोन पेयर कैरी कर रहा हो, वो लुईस बेस के जैसे काम कर सकता है। जैसे NH3 था, उसने भी काम किया था। अच्छा, दूसरा क्या है, ऑल एनाइंस, जितने भी एनाइंस होंगे वो सारे के सारे एनाइंस लुईस बेस के जैसे काम करेंगे। जितने भी एनाइंस होंगे वो सारे के सारे एनाइंस लुईस बेस के जैसे काम करेंगे। ये है, ये भी काम करेगा, Br है, ये भी काम करेगा, तो इस तरीके से सारे काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये हमने तीनों की तीनों थ्योरीज देख ली, ठीक है, अर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम एक रिव्यू लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड जस्ट लाइक H2SO4, HNO3, HCl। उनकी हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस देखेंगे कंसंट्रेटेड कंडीशन और डाइल्यूट कंडीशन में, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ का पैटर्न क्या होता है, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस तरीके से डिसाइड होती है, क्या क्या कौन कौन से एसिड किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।